तो ट्यूटोरियल 3 में हमने 2 सवाल देखे हैं और अब हम कंटिन्यू रखेंगे इस ट्यूटोरियल के शेष सवाल। तो अब हम तीसरे सवाल से शुरू करेंगे। तो तीसरा सवाल एक अभ्यास है जहां आपको ऑपरेटर को व्यक्त करना है जो एक ऑपरेटर ए के एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू आई फंक्शन के टर्म्स में दिया गया है, जो इस आधार पर ऑपरेटर ए के आइगन स्टेट का उपयोग करके ब्रा और केट नोटेशन फॉर्म में है। तो यह सवाल बहुत आसान है। मैं आपको इस सवाल का संकेत दे सकती हूँ और आप यह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सवाल 3। इस सवाल में हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि यह ऑपरेटर सामान्य है, अर्थात ए डैगर ए इक्वल टू ए डैगर, ऑपरेटर ए डैगर ए इक्वल टू ए डैगर। और जब आप इस ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं एक वेव फंक्शन पर, यह आपको साई पर कुछ आइगन वैल्यू लैम्डा देगा। इसलिए यदि यह ऑपरेटर n बार ऑपरेट होता है, जो प्राप्त होगा वह है n का साई लैम्डा n का साई। तो अब यह ऑपरेटर लिखा जा सकता है एक सीरीज के टर्म्स में, पावर सीरीज। तो f के को इस रूप में लिखा जा सकता है Cn एक कैप। इसलिए n बार हमने ऑपरेशन किया है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं पावर सीरीज के टर्म्स में ऑपरेटर, और यह आपको a के f के फंक्शन का अनुरूप टर्म देगा। तो अब अगर यह ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट होता है, a का f वेव फंक्शन पर ऑपरेट होता है एक आइगन वैल्यू प्राप्त करेगा। इसलिए हम सी लैम्डा को इस रूप में लिखेंगे Cn। मुझे माफ करें, यह वही है जो हम प्राप्त करते हैं। तो यह फंक्शन आइगन वैल्यू के टर्म्स में, तो ये आइगन वैल्यू के अनुरूप होंगे। तो अब यह ऑपरेटर अगर मैं कुछ आधार के रूप में आइगन वैल्यू के टर्म्स में लिखना चाहती हूँ, इसलिए हम इस ऑपरेटर को लिख सकते हैं जैसे कुछ ए प्राइम, मैं ए प्राइम को बोलूंगी जैसे कि आइगन प्रोजेक्शन ऑपरेटर के टर्म्स में, तो मैं इनको बोलूंगी ए प्राइम या A1 को जैसे कोई स्टेट। तो A1 होगा जब आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर को लागू करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं ऑपरेटर का आइगन वैल्यू, और इसी तरह an के लिए हम ए टर्म्स में लिख सकते हैं। इसलिए वही बात जो मैंने अभी यहाँ प्रदर्शित की है, और फिर इसे आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। तो a का f, अब आप सीधे देख सकते हैं कि a के f को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है आइगन वैल्यू के फंक्शन के टर्म्स में, ऑपरेटर के फंक्शन को इस टर्म में व्यक्त किया जाता है आइगन वैल्यू के फंक्शन, और इस स्पेस के प्रोजेक्शन ऑपरेटर के टर्म्स में इसी तरह हो सकता है। और इसे शक्ति सीरीज सॉल्यूशन के टर्म्स में लिखें। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है पावर सीरीज सॉल्यूशन, यानी आप इसे एक्सपोनेंट ऑफ ई रेज टू आई f ऑफ ए प्राइम के लेते हैं। इसलिए बस आप इसे फिर से लिख सकते हैं इन आधार के टर्म्स में, आइगन वेक्टर के टर्म्स में, तो इन स्पेस में ऑपरेटर। और अब हम चलते हैं अगले सवाल के लिए।
तो इस सवाल में एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर आपको दो सिस्टम के लिए दिया गया है और आपके पास पहले से ही है एक एक्सपोजर 2 है। इसका मतलब है यदि आपके पास इन आइगन वेक्टर के टर्म्स में हैमिल्टन लिखा गया है, मुझे लगता है आप सब जानते हैं अब तक कि इसका मतलब होगा कि आप इस ऑपरेटर को हैमिल्टनियन ऑपरेटर को लिख सकते हैं ऐसे एक एक। इसका मतलब यह है जब मैं मैट्रिक्स के संदर्भ में लिख रही हूँ, यह एक ब्रा और किट नोटेशन है, इसलिए यहाँ मैं मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख रही हूँ, इसलिए यह मुझे 2 2 -1 देगा। यह +1 +1 है, तो बस मैं इसे लिख सकती हूँ इस तरह। अब इसे अगर मैं फिर से लिखती हूँ इस तरह 1/√2 1 1 1 -1। यह कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे पहले ही देख चुके हैं। हेडमार्ड मैट्रिक्स। तो अब हम जानते हैं कि इस मैट्रिक्स के गुण क्या है। सबसे पहले यह हर्मिशियन है, फिर यूनिटरी है। यह एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, यह हर्मिशियन है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका शून्य ट्रेस है, तो ट्रेस शून्य है। तो ये 3 गुण हैं हेडमर्ड मैट्रिक्स के, और चूंकि आप इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को जानते हैं जो 1 -1 है, आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से ऑपरेटर H की आइगन वैल्यूज जो बस होंगी। यह क्या होंगी 1 -1 के लिए, एक हेडमार्ड मैट्रिक्स के लिए तो यह एक होगा √2 और -√2। तो ये 2 आइगन वैल्यूज हैं। तो इन आइगन वैल्यू का उपयोग करके आप आसानी से आइगन वेक्टर की गणना कर सकते हैं। निम्न में से एक इसकी गणना करने का सामान्य तरीका है कि H psi 1 को सब्स्टिट्यूट करने पर वह इक्वल होगा λ1 psi 1, जहां λ1 इस ऑपरेटर का आइगन वैल्यू है, इसलिए हमारे पास 2 आइगन वैल्यू हैं। λ1 है a√2। मान लीजिए कि मैं λ1 को √2 के रूप में लेती हूँ और λ2 -√2 है, तो सिर्फ एक उदाहरण में प्रदर्शित करूंगी। तो h और कुछ नहीं, एक -1, और मैं इसे कहूंगी कॉलम वेक्टर को कहूंगी इस तरह कुछ x1 x2 जिसकी मुझे गणना करने की आवश्यकता है। यह है √2 x1 x2। और अब यह बहुत आसान है, आपको बस इसका मूल्यांकन करना है। तो x1 + x2 √2 x1 होंगे, x1 + x2 होगा √2 x1 x1 - x2 √2 x2 होगा आइगन वेक्टर है। तो पहला वाला जिसे मैंने अभी प्रदर्शित किया है आपको देंगे परिणाम। यह जांचना बहुत आसान है। तो यह पहला आइगन वेक्टर है और दूसरा जो आप प्राप्त करते हैं इसका बस इसे कुछ ही स्टेप आपको गणना करनी होगी और फिर आप इसे प्राप्त करेंगे √2 -1 किट एक -√2 सॉरी -किट 2 √2 नहीं। तो पहला है यह नॉर्मलाइजेशन किट 1 + √2 -1 किट 2
और दूसरा आइगन वेक्टर 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट होगा। केट 1 माइनस केट 2 पर, तो यह है आइगन वैल्यू के अनुरूप आइगन वेक्टर। तो इसके लिए आइगन वैल्यू था 1√2 और इसके लिए यह -a√2 था। यह आप आसानी से देख सकते हैं। तो एक बार जब आप परिणाम प्राप्त कर ले पिछले भाग से, तो जब आप इसे सरल करते हैं आप एक आइगन वेक्टर प्राप्त करेंगे। आप इसे केट 1 और केट 2 के टर्म्स में फिर से लिखते हैं। ठीक, इस सवाल 5 को देखें। स्टेट साई को 3i फाई 1 -7i फाई 2 के रूप में माने और काई इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है, अर्थात -फाई 1 + 2i फाई 2, जहां ये केट फाई 1 और केट फाई 2 है ऑर्थोनॉर्मल। तथा अब आपको 3 चीजों की गणना करनी है। एक यह है कि आपको गणना करनी है केट साई प्लस काई और ब्राकाई प्लस साई प्लस काई। फिर बी भाग में आपको साई और काई के स्केलर प्रोडक्ट की गणना करनी होगी और जांचें कि वे बराबर हैं या नहीं। तो बी और सी भाग की हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सी भाग कहता है कि स्टेट साई और काई श्वार्ज इनइक्वालिटी और त्रिकोण इनइक्वालिटी को संतुष्ट करते हैं। तो आप इन्हें पहले ही देख चुके हैं अपने रेगुलर लेक्चर में। यह ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर पिछली बार हमने चर्चा की थी, इसलिए बस याद करें और देखें। यह एक संख्यात्मक जांच है, तो आप बस इसका प्रयास कर सकते हैं। यह तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। साई आपको दिया गया है इस तरह 3i फाई 1 -7i फाई 2 और काई आपको दिया गया है जैसे -फाई 1 + 2i फाई 2। यह बहुत आसान है, यह सिर्फ एक साधारण जोड़ है जो मुझे देगा 1 + 3i फाई 1। मैं केट्स जोड़ रही हूँ और यह है -7i और यह +2 है, इसलिए सिंपल तरह से -5i फाई 2। तो यह बहुत आसान है। जब आप जोड़ रहे हो दो केट्स, आप उन्हें जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम उस गुण का उपयोग कर रहे हैं इसकी। आप इसे रैखिक रूप से जोड़ सकते हैं और आप यह परिणाम प्राप्त करते हैं। अब आपको पता लगाना होगा साई प्लस काई का ब्रा। तो बस आप ऐसा करेंगे, बस इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले, तो आपके पास होगा -1 -3i फाई 1 + 5i केट फाई 2। इसे जांचना बहुत आसान है। ठीक है, यह ए भाग था, सही है। बी भाग में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। आप बस इसे ऐसे कर सकते हैं, साई के ब्रा और काई के केट को रखकर, और बस ऐसे ही। और आप जानते हैं कि फाई 1 फाई 2 ऑर्थोनॉर्मल है। इसका मतलब है कि फाई 1 फाई 1 पर मुझे देंगे 1 और फाई 1 फाई 2 पर मुझे देंगे। यह एक संकेत है, तो आपको जांचना होगा कि यह और यह बराबर है। तो क्या अनुमान है? अनुमान होगा कि काई साई काई पर, जो कि है प्रोडक्ट साई और काई, होगा कुछ नहीं बल्कि। तो यह जांचें कि क्या आपको मिला।
याद करें, श्वास इनइक्वालिटी होगी। आपको देखना होगा कि क्या यह साई काई स्क्वायर पर है, साई का नॉर्म टाइम्स काई का नॉर्म। इसे जांचना बहुत आसान है। आपको साई के नॉर्म की गणना करनी होगी, तो साई का नॉर्म होगा, बल्कि आप गणना करते हैं साई स्क्वायर में आइगन। ठीक है, साई का नॉर्म इसका स्क्वायर रूट होगा, इसलिए मूल रूप से हम गणना नहीं कर रहे हैं इसके स्क्वायर रूट की, या आप बस इसे बनाएं। इसलिए आपको जांचना है कि क्या वह साई स्क्वायर काई स्क्वायर है बराबर या उससे कम या बराबर है इसके। इसे हल किया जा सकता है बस गणना करके। साई पर साई जो है साई साई स्टार और काई काई स्टार जो कुछ स्टेप हैं, और फिर साई पर काई जिसकी गणना आप पिछले उदाहरण में कर चुके हैं। तो क्या वे बराबर हैं? तो यह एक भाग है, और दूसरे भाग में हम क्या करते हैं? हमें ट्रायंगल की जांच करनी है, इसलिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी होगा। हमने इसे पिछली बार देखा है कि आपने चेक किया था कि साई प्लस काई का नॉर्म कम या बराबर होना चाहिए साई के नॉर्म प्लस काई के नॉर्म के। यह ट्रायंगल इनइक्वालिटी है जो हमने पिछली बार देखी थी। पिछले ट्यूटोरियल में हमने इसे सिद्ध कर दिया है, तो यह कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ यह होगा साई प्लस काई, साई प्लस काई कम या बराबर है स्क्वायर रूट साई प्लस स्क्वायर रूट काई के। आप पिछले सवाल में पहले ही गणना कर चुके हैं साई स्क्वायर और काई काई। तो काई स्क्वायर आपने साई वर्ग की गणना की है, आप पहले ही गणना कर चुके हैं। इस भाग की गणना आपने सवाल के पहले भाग में की है। आपको बस ब्रा और केट लेना है और ब्रा और केट मल्टीप्लिकेशन करना है और स्क्वायर रूट ले, इसलिए इसमें कुछ गणना शामिल होगी। मैं जानबूझकर इसे छोड़ रही हूँ ताकि आप इसे स्वयं करने की कोशिश करें और इसकी गणना करें, अपने इसे एक अभ्यास के रूप में करें। तो ऐसे सवाल बहुत उपयोगी होंगे और आगे के ट्यूटोरियल में हम और अधिक सवालों को देखेंगे। अधिक फिजिक्स आधारित सवाल। यह तीसरे और चौथे सवाल को छोड़कर कुछ गणित आधारित सवाल थे, तो यह सिर्फ आपको एक ब्रा और केट नोटेशन का एक्सपोजर देने के लिए था, इसलिए आपको ब्रा और केट नोटेशन की आदत डालनी होगी। यह बहुत उपयोगी है और आप देखेंगे यह गणना करने के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए आपको यह देखना होगा ये नोटेशन। जब आप इन गणनाओं को करते हैं तो ये नोटेशन बहुत उपयोगी हैं और आपका हाथ इन एक्सप्रेशन, मेरा मतलब है इन गणनाओं पर सेट होना चाहिए। तो इन सवालों को अपने आप करें इस संकेत के साथ जो मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में दिया है। हम इसको अगली बार कंटिन्यू करेंगे।